बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास में खुश आमदीद। वेकेशन से पहले हमने फिजिक्स में चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया था, वर्क, पावर एंड एनर्जी। इसमें हमने सिर्फ वर्क ही पढ़ा था, पावर और एनर्जी अभी हमने पढ़ना था। लेकिन चूंकि वेकेशन आ गई हैं, थोड़ा सा गैप आ गया, तो इस चैप्टर को हम दोबारा स्टार्ट कर देते हैं और दोबारा से थोड़ा सा वर्क को रिवाइज कर लेते हैं, फिर पावर की तरफ जाते हैं, पावर क्या होता है, फिर एनर्जी की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो हम दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं जी चैप्टर नंबर 8 को। चैप्टर नंबर 8 का नाम है वर्क, पावर और एनर्जी। इस चैप्टर में आप फिजिक्स की बड़ी तीन बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज होती है। दो तो फिजिकल क्वांटिटीज है, वर्क और पावर, और एनर्जी तो आपको पता है जी, डेफिनेशन में आती है। फिजिक्स जो है वो वाहिद साइंस है जिसमें आप एनर्जी को स्टडी करते हो। तो कोर चीज़ होती है फिजिक्स की एनर्जी, तो वो भी आप इसी चैप्टर में पढ़ोगे कि एनर्जी क्या होता है, और फिर वर्क और पावर भी देखते हैं। तो अभी हम सबसे पहले जो बात करते हैं वो वर्क के हवाले से बात करते हैं। वर्क क्या होता है? उर्दू में आप कहते हैं काम, इंग्लिश में कहते हैं आप वर्क। ये क्या है जी, फिजिक्स में वर्क की डेफिनेशन जो होती है वो ये होती है कि इफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड इट कवर्स सम डिस्प्लेसमेंट देन वर्क इज सेड टू बी डन। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हो, ताकत लगाते हो, एंड इट कवर्स सम डिस्प्लेसमेंट, और वो कुछ फासला तय कर लेता है, थोड़ा या ज्यादा, लेकिन वो मूव हो जाता है और वो थोड़ा सा फासला तय कर लेता है, तो फिर हम कहते हैं कि जी हमने उस ऑब्जेक्ट पर काम किया। मिसाल के तौर पे अगर ये एक बॉक्स रखा हुआ है, इस वक्त ये रुका हुआ है, इसने कोई डिस्प्लेसमेंट तय नहीं किया, इस पर कोई फोर्स नहीं लगी, ना इसने अभी कोई फासला तय किया, ना इस पर कोई फोर्स लगी है, तो हम कहेंगे इस पर अभी कोई वर्क नहीं हुआ। सपोज करें जी मैं इस पर फोर्स अप्लाई करता हूँ, मैंने इसके एक तरफ से फोर्स अप्लाई की और ये थोड़ा सा फासला तय कर देता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर आ जाता है, इसने इतना डिस्प्लेसमेंट तय किया। अब आप देखें, फोर्स लगी ऑब्जेक्ट पे और उसने फासला तय किया, डिस्टेंस तय किया, लिहाजा हम कहेंगे कि जी इस ऑब्जेक्ट पे वर्क हुआ। ये है फिजिक्स के अंदर वर्क। याद रखिएगा कि फिजिक्स का जो वर्क होता है और आम लाइफ के जो वर्क होते हैं इनमें फर्क है, बहुत ही फर्क होता है जी। एक्चुअल में जो हमारी आम लाइफ में वर्क होता है, जैसे कि झाड़ू देना, बर्तन धोना, और कोई चीज़ उठाना, कोई चीज़ लेके जाना, किसी को पढ़ाना, दे ऑल आर कंसिडर्ड वर्क इन आवर डेली लाइफ। इन सब चीज़ों को हम वर्क मानते हैं अपनी आम लाइफ में। लेकिन फिजिक्स का वर्क डिफरेंट हो गया। फिजिक्स के वर्क में दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। अगर आप ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाओगे और वो फासला तय करे, तो ही हम कहेंगे कि उस ऑब्जेक्ट पे वर्क हुआ है। अगर आपने फोर्स नहीं लगाई, वर्क नहीं होगा। अगर आपने फोर्स लगाई है और उसने फासला तय नहीं किया, तो भी वर्क नहीं होगा। मिसाल के तौर पे अगर आप एक दीवार पे खड़े होकर फोर्स लगाना शुरू कर दें, तो यहाँ फोर्स तो है, फोर्स आप लगा रहे हो अपने हाथों की मदद से, लेकिन दीवार हिलती नहीं है, दीवार कोई फासला तय नहीं करेगी, यहाँ डिस्प्लेसमेंट नहीं मिलेगा आपको, तो हम क्या कहेंगे? वर्क नहीं हुआ, वर्क इज नॉट डन, क्योंकि फोर्स मौजूद है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। वर्क फिजिक्स में कब होता है? जब आप फोर्स लगाओ और फासला तय हो, तो ही आप कहोगे कि वर्क है। अगर फोर्स नहीं है या डिस्प्लेसमेंट नहीं है, वर्क नहीं होता। मैं अभी आपको जो इस वक्त बैठ के पढ़ा रहा हूँ, इट इज नॉट वर्क इन फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो आपको पढ़ा रहे हैं ये वर्क नहीं है। आप जो बैठ के पढ़ रहे हो ये वर्क नहीं है, क्योंकि फोर्स नहीं लग रही, फासला तय नहीं हो रहा। अगर आप ट्रेन को खड़े होकर सुबह से रात तक धक्का लगाओगे, ये वर्क नहीं है। जहाज को पुल करो, आप खींचो जहाज को, आप थक जाओगे, पसीने आ जाएंगे, लेकिन ये वर्क नहीं होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मिसिंग है इन सब एग्जाम्पल्स में। ठीक है, तो फिजिक्स का वर्क जरा डिफरेंट हो जाता है, इसको आम लाइफ के वर्क से बिल्कुल हम कंसीडर नहीं करते। आम लाइफ का वर्क वो तो अनडिफाइन होता है, मैंने आपको बताया भी था कि ये अनडिफाइन है। आम लाइफ के वर्क की तो हमारे पास डेफिनेशन भी नहीं होती। फिजिक्स के वर्क की प्रॉपर डेफिनेशन मौजूद है। अगर कोई काम इसके एतबार से पूरा उतर रहा है, इस डेफिनेशन के एतबार से, तो वो वर्क है। अगर कोई काम आपकी नजर में काम है लेकिन फिजिक्स की डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतर रहा, फिजिक्स उसको वर्क नहीं मानेगी। दीवार पे फोर्स लगाना फिजिक्स वर्क नहीं मानती, क्योंकि फिजिक्स की डेफिनेशन पे ये पूरा नहीं उतर रहा, डिस्प्लेसमेंट मिसिंग है, इसलिए फिजिक्स इसको वर्क नहीं मानती। आप बैठकर किताब पढ़े सुबह से रात तक, फिजिक्स उसको वर्क नहीं मानेगी,
क्यों? क्योंकि उसमें भी वो भी फिजिक्स की डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतर रहा। तो फिजिक्स ने वर्क को डिफाइन किया हुआ है, एक प्रॉपर सी डेफिनेशन दीजिए। कोई भी वर्क, कोई भी चीज अगर इस डेफिनेशन पे पूरा उतरेगी तो वो वर्क है, अगर नहीं उतर रही पूरा वो वर्क नहीं है। ठीक, तो ये जरा आम लाइफ के वर्क से इसको डिफरेंट अलग रखिएगा। तो फिजिक्स में वर्क क्या हुआ जी? अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं और वो कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करता है तो फिर आप कहोगे कि वो वर्क हुआ है। दो चीजें अहम होती हैं इसमें, एक फोर्स और एक डिस्प्लेसमेंट। फोर्स नहीं है या डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो वर्क नहीं होता। आगे करते हैं जी इसके बाद बात इसके फॉर्मूले की, वर्क कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि ये एक फिजिकल क्वांटिटी है तो इसको भी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक अदद फॉर्मूला मौजूद है। और वर्क को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो ये है, W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। तीन चार चीजें आ रही हैं जिसमें W जो है वो वर्क है, जो वर्क आपने ऑब्जेक्ट पे किया है वो वर्क W से सिंबलाइज किया जाता है। F से मुराद है फोर्स, जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो ऑब्जेक्ट पे वो फोर्स। डी से मुराद है जो उस ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेसमेंट तय किया है, जितना फास्ट तय किया है वो आप डी से डिनोट करते हैं। जबकि थीटा जो होता है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल होता है। आपके फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, तो इन दोनों वेक्टर क्वांटिटीज के दरमियान एक एंगल मौजूद होगा जो कि जीरो भी हो सकता है, तो वो एंगल जो है हम थीटा से डिनोट करते हैं। अब जरा अगर जहन में इमेजिन करें और अगर आप वही दीवार वाली एग्जाम्पल को जहन में रखें, तो मैंने आपको कहा कि अगर आप दीवार पर फोर्स अप्लाई करते हो तो वो वर्क नहीं होगा, वर्क इज जीरो। क्यों? क्योंकि आपने जब फोर्स अप्लाई की डिस्प्लेसमेंट तय नहीं हुआ, कोई ऑब्जेक्ट दीवार ने कोई फासला तय नहीं किया, डिस्प्लेसमेंट जीरो। तब इस फॉर्मूले में डिस्प्लेसमेंट की जगह जीरो डालोगे और कैलकुलेट करोगे तो वर्क जीरो ही आएगा, इसलिए हमने कहा कि वर्क नहीं हुआ। ठीक है, तो वर्क क्या है? अगर आप ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाओ, फासला तय करें, वर्क हो गया। वर्क का फॉर्मूला क्या है? एफ डी कॉस थीटा। इसमें एफ क्या होता है? फोर्स। डी क्या होता है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, जो फासला तय किया। और थीटा से मुराद होता है उनके दरमियान का एंगल। मिसाल के तौर पे जो एग्जाम्पल हमने ली कि जी एक बॉक्स है, कैलकुलेट करते हैं हम जरा सब कुछ वर्क कैलकुलेट करके चेक करते हैं कि जी वर्क किस तरह कैलकुलेट किया जाए। तो ये एक ऑब्जेक्ट है जी, इस पे सपोज करो आपने 5 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की, फोर्स आ गई। अब जैसे ही आपने फोर्स अप्लाई की तो इसने जो है वो कुछ डिस्प्लेसमेंट तय किया। लेट्स से कि इसने जो डिस्प्लेसमेंट तय किया है वो 10 मीटर था। तब फोर्स आपने इस ऑब्जेक्ट पे लगाई है 5 न्यूटन की, और इसने जो डिस्प्लेसमेंट तय किया है वो 10 मीटर का हो गया। फॉर्मूला हमारे पास है एफ डी कॉस थीटा। फोर्स हमारे पास आ गई थी 5 न्यूटन, 5। डिस्प्लेसमेंट भी हमारे पास मौजूद है 10 मीटर। अब जरा इसका एंगल देख लेते हैं, थीटा यानी कि मैंने आपको बताया कि थीटा जो होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल होता है। फोर्स की अगर आप डायरेक्शन देखें तो ऐसे है, जबकि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन देखें तो वो भी ऐसे। देखिए जी, फोर्स भी आपने ऐसी लगाई है राइट साइड की तरफ और डिस्टेंस भी राइट साइड की तरफ तय हुआ है, तो दोनों की सेम डायरेक्शन है। जब सेम डायरेक्शन होती है तो दोनों के दरमियान कोई भी एंगल नहीं होता, जीरो होता है एंगल। अगर दोनों वेक्टर्स पैरेलल हो, दोनों की डायरेक्शन सेम हो, तो फिर कोई एंगल नहीं होता। तो एंगल कितना हो गया? जीरो। अब ये सारी वैल्यूज हम डाल देते हैं। फोर्स की जगह ये हम 5 न्यूटन डाल देते हैं, डिस्प्लेसमेंट की जगह 10 और थीटा की जगह 0। तो ये हमने डाल दिया, फोर्स की जगह 5 आ गया, डिस्प्लेसमेंट की जगह 10, थीटा की जगह 0। अब आप ये कॉस 0 कैलकुलेट करेंगे, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लिए जाते हैं। तो आप कॉस 0 की वैल्यू निकालोगे तो वो 1 होता है। ठीक है, कॉस 0 की वैल्यू आप निकालोगे वो 1 आएगा। 1 को आप 10 से मल्टीप्लाई करें, 1 को 10 से मल्टीप्लाई करें, 10 आंसर आता है। 10 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 10 जा 50। तो वर्क कितना हो गया? 50 जूल। ये वर्क कैलकुलेट कर लिया आपने। एक जरा एंगल वाली एग्जांपल ले लेते हैं। अभी तो हमने जो एग्जांपल ली उसमें एंगल नहीं था, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल थी तो एंगल आ गया 0। अब अगर एक एंगल की एग्जांपल लें तो जरा इस डायग्राम को देखिएगा। इस डायग्राम में ये इंसान जो है इस बॉक्स को एक थ्रेड की मदद से खींच रहा है। अब जब वो इस थ्रेड की मदद से खींच रहा है तो फोर्स जो है वो ऐसे लग रही है, डायरेक्शन देखने फोर्स की ऐसे लग रही है। और अब ये जो बॉक्स मूव करेगा तो डिस्प्लेसमेंट आपको इस डायरेक्शन में मिलेगा। ठीक है,
तो अब फोर्स किस डायरेक्शन में आ रही है ये देखें, थोड़ी सी ऑब्लिक है, डायगोनल टाइप की आ रही है, ऐसे फोर्स अप्लाई हो रही है, जबकि बॉक्स जो है वो लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेगा। तो ये आ रहे हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की वेक्टर्स, और इनके दरमियान जो एंगल है वो तकरीबन 30 डिग्री है। अब यहाँ एंगल आपको मिल रहा है। पिछले एग्जाम्पल में ये जो फोर्स थी, ये फोर्स ये भी आपकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में थी, तो ये दोनों एक ही साथ थे, एंगल 0 था। अब आप देख लें जी दोनों के दरमियान एक एंगल आ रहा है 30 का, ठीक है। तो सपोज करें फोर्स भी 5 न्यूटन लग रही है, डिस्प्लेसमेंट भी 10 है, तो हमने वही वैल्यूज डाल दी। फोर्स 5 न्यूटन लगा रहा है ये शख्स, और जो ऑब्जेक्ट ने फासला तय किया वो 10 मीटर का है, एंगल आ गया हमने 30 डाल दिया। अब cos 30 अगर आप कैलकुलेट करो साइंटिफिक कैलकुलेटर से, तो ये आता है cos 30 की वैल्यू 0.866, 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया 50, और फिर इन दोनों वैल्यूज को आपने मल्टीप्लाई किया तो 43.3 जूल्स ये वर्क आ गया, अगर एंगल हमारे पास मौजूद होता है, ठीक है। तो ऐसे वर्क कैलकुलेट किए जाते हैं। फोर्स की वैल्यू फॉर्मूला याद रख लें, एफ डी कॉस थीटा, फोर्स की वैल्यू आप देखें फोर्स कितनी लगी है, डिस्प्लेसमेंट कितना तय हुआ है, और फिर एंगल चेक करें। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल जो होगा वो आप थीटा की जगह डालोगे, कॉस थीटा की वैल्यू निकालो, फिर सब चीज़ों को मल्टीप्लाई कर दो। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही लाइन में है, एक ही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन सेम लाइन, जैसे कि इस एग्जाम्पल में था, तो फिर एंगल 0 होता है। और अगर अलग अलग डायरेक्शंस होती हैं, अलग अलग डायरेक्शंस होती है, तो फिर एंगल बन जाता है। वो एंगल आप चेक कर लें, कैलकुलेट कर लें कितना है, ठीक है जी। तो इस तरह वर्क को कैलकुलेट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं जी। अब हम इसके नेचर की बात करते हैं, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। इट इज़ एन स्केलर क्वांटिटी। और इसकी यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट होता है, इसके फॉर्मूले से यूनिट ड्राइव कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला है एफ डी कॉस थीटा। अब इस फॉर्मूले में हम यूनिट्स डालें अगर, तो फोर्स का यूनिट जो होता है वो न्यूटन होता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट होता है वो मीटर होता है, और कॉस थीटा रेशियो होता है, रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है, रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता। तो दो यूनिट्स आ रहे हैं जी, एक न्यूटन और एक मीटर, हमने वो दोनों पुट कर दिया, तो वर्क का यूनिट क्या बनता है, न्यूटन मीटर, ठीक है। न्यूटन हो गया फोर्स के लिए, मीटर हो गया डिस्प्लेसमेंट के लिए। लेकिन ये जो न्यूटन मीटर का यूनिट होता है, ये एक और फिजिकल क्वांटिटी का होता है, टॉर्क। चैप्टर 6 में आपने टॉर्क पढ़ा था, तो टॉर्क का भी यूनिट जो है वो न्यूटन मीटर होता है। तो कंफ्यूजन हो रही है, दो फिजिकल क्वांटिटी का सेम यूनिट होता है, तो हम क्या करते हैं जी, हम वर्क के न्यूटन मीटर को जूल कहते हैं। बात है कि ये जूल इज इक्वल टू न्यूटन मीटर, जूल का मतलब न्यूटन मीटर ही होगा, बस डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हम न्यूटन मीटर यूज करते हैं टॉर्क में, और वर्क में यूज करते हैं जूल, सिंबल यूज करते हैं जूल का जे, ठीक है। तो वर्क का यूनिट क्या हो गया, जूल, विच इज इक्वल टू न्यूटन मीटर, ठीक है जी। तो वर्क को थोड़ा सा रिवाइज करें। वर्क को, वर्क क्या होता है, अगर आप एक किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएं और वो फासला तय करे तो आप कहोगे कि वर्क हुआ है, वर्क हैज बीन डन। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स नहीं लगी या उसने डिस्प्लेसमेंट तय नहीं किया तो आप कहोगे वर्क नहीं हुआ। वर्क का फॉर्मूला एफ डी कॉस थीटा, एफ फोर्स है, डी डिस्प्लेसमेंट है, यानी फासला जितना तय किया है, और थीटा इन दोनों के दरमियान एंगल है। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही लाइन में, एक ही डायरेक्शन में होंगी तो एंगल 0 होगा, और अगर लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होंगे तो फिर आपका एंगल बन जाता है। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और वर्क का यूनिट जो है वो जूल है, और जूल का मतलब न्यूटन मीटर होता है। आगे बात करते हैं जी। अब जरा एंगल की बात निकल रही है, तो थोड़ा सा एंगल के इफेक्ट को देख लेते हैं। एंगल का इफेक्ट पड़ रहा होता है जी, आपने देखा है अभी भी, पिछले एग्जाम्पल में भी आपने देखा कि जब एंगल 0 था तो 50 जूल आ रहा था, और जब एंगल 30 हो गया था तो 48 आ रहा था वर्क, ठीक है। यानी कि एंगल की वजह से वर्क जो है वो कम हो रहा है। तो एंगल के इफेक्ट को देख लेते हैं। अगर आपके पास सपोज करें ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पे आप डिस्प्लेसमेंट, इस डायरेक्शन में आपको इसको मूव करना है, इस डायरेक्शन में ये फासला तय कराना है आपने, और इसी डायरेक्शन में आप फोर्स लगा दें, अप्लाई करें इसी डायरेक्शन में फोर्स। तो अब आप देखें जी कि दोनों जो है एक ही लाइन में, एक ही लाइन में, एक ही डायरेक्शन में, तो अब एंगल कितना आएगा इनके दरमियान, 0। मैंने आपको अभी एग्जाम्पल में भी बताया था कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर एक ही लाइन में, एक ही डायरेक्शन में हो तो फिर एंगल 0 होता है। तो अब आप वर्क कैलकुलेट कर लें, एफ डी कॉस थीटा की जगह आ गया कॉस 0, क्योंकि एंगल 0 है, और आप कॉस 0 की वैल्यू जानते हो 1 आती है, लिहाजा 1 आप लिखते नहीं है, तो वर्क आपका रिड्यूस होके हो जाएगा खाली एफ डी। कॉस 0 जो है वो 1 होता है, 1 आप लिखते नहीं है,
इसको आप कहते हो पॉजिटिव वर्क या मैक्सिमम वर्क। अगर आप एक सर्टेन फोर्स लगा रहे हो, एक सर्टेन फासला तय करना है, तो आपको सबसे ज्यादा वर्क कब मिलेगा? जब एंगल नहीं होता। इस कंडीशन में आपको अपनी फोर्स से सबसे ज्यादा वर्क मिलता है। अगर आप एंगल थोड़ा सा भी बढ़ाओगे आपका वर्क रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाता है। तो इट इज कॉल्ड पॉजिटिव वर्क, मैक्सिमम वर्क। इसको आप पॉजिटिव वर्क मैक्सिमम वर्क कहते हैं। तो आपको पॉजिटिव और मैक्सिमम वर्क कब मिलता है? जब आपकी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो, एंगल उनके दरमियान नहीं हो, जीरो एंगल हो, तो फिर उस टाइम पर आप जो फोर्स लगाओगे आपको मैक्सिमम वर्क मिलेगा। उसके बाद दूसरा इफेक्ट देखें जी, अगर आपने इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन का है जी, लेकिन आप अब फोर्स लगाए ऐसे, डिस्प्लेसमेंट आपके एक्स एक्सिस पर है, आप वर्टिकली फोर्स लगा रहे हो, वाई एक्सिस पे फोर्स लगा रहे हो, तो अब आप देखें तो दोनों के दरमियान यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। अब जरा 90 डिग्री पे वर्क कैलकुलेट करें तो एफ डी कॉस थीटा, थीटा की जगह आ गया 90, और कॉस 90 की वैल्यू होती है जीरो। जीरो होता है कॉस 90, और कॉस 90 जीरो हो गया तो जीरो से आप कुछ भी मल्टीप्लाई करो जीरो बन जाता है। तो जीरो से आप एफ डी को मल्टीप्लाई करोगे जीरो आएगा। वर्क कितना आ रहा है? जीरो। यानी इस सिचुएशन में अगर आपकी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 90 डिग्री का होता है तो फिर वर्क होता ही नहीं है। वर्क विल नॉट बी डन, वर्क नहीं होगा इस डायरेक्शन में। एंगल का फर्क देख रहे हो आप? यही फोर्स यही डिस्प्लेसमेंट अगर आप सेम डायरेक्शन में लगा रहे हो तो मैक्सिमम वर्क मिल रहा है, और अगर यही फोर्स और यही डिस्प्लेसमेंट इन दोनों को आप थोड़ी सी डायरेक्शन आपने ऐसी चेंज की कि एंगल आ गया 90 का, तो अब आपको वर्क ही नहीं मिल रहा, काम ही नहीं हो रहा है, एंगल का फर्क पड़ रहा है। इसके बाद तीसरा, इसको हम कहेंगे जीरो वर्क। तो जीरो वर्क कब होता है? जब आपकी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है वो परपेंडिकुलर होती है, दोनों के दरमियान 90 डिग्री का एंगल होता है, तो फिर आपको वर्क नहीं मिलता, तो आपकी फोर्स जाया हो जाती है। फिर तीसरा इफेक्ट देखें जी, अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करें, डिस्प्लेसमेंट आपको राइट साइड में तय करना है, आपने लेफ्ट साइड पे फोर्स लगा दी, तो अब वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो है एंगल 180 डिग्री का आ रहा है। स्ट्रेट लाइन बन रही है और स्ट्रेट लाइन में 180 का एंगल होता है। अब आप कैलकुलेट करें एफ डी कॉस थीटा, थीटा की जगह 180 डाल दें, और कॉस 180 जो होता है वो -1 होता है। 1 आप लिखते नहीं है, माइनस साइन देते हैं, आ जाएगा जी। तो वर्क कितना हो गया? माइनस एफ डी। वर्क आपने लिखा नहीं है, माइनस साइन तो लिखोगे आप, तो माइनस लिख दिया। अब आप देखें वर्क आपका मैक्सिमम तो आ रहा है एफ डी, लेकिन माइनस का। फिजिक्स में आप जानते हैं माइनस का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन। तो इसका मतलब क्या? अपोजिट डायरेक्शन में जो है वर्क होगा। आपने ऑब्जेक्ट इस तरफ लेके जाना था, राइट साइड की तरफ, फोर्स आप लगा रहे हो लेफ्ट साइड की तरफ, ऑब्जेक्ट किस तरफ जाएगा? लेफ्ट साइड की तरफ जाएगा, यानी उल्टी डायरेक्शन में वर्क कर दिया आपने, इसको हम कहते हैं नेगेटिव वर्क। तो वर्क नेगेटिव कब हो जाएगा? अगर आपकी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट होगी। ऐसी सिचुएशन में एंगल जो है वो 180 का हो जाता है, और 180 का एंगल अगर आप कर दोगे तो फिर आपका वर्क अपोजिट होगा। आप सीधे हाथ की तरफ लेके जा रहे हो, ऑब्जेक्ट जो है वो उल्टे की तरफ चले जाएगा, लेफ्ट साइड की तरफ चले जाएगा। तो आप देख रहे हैं एंगल का इफेक्ट है, एंगल का इफेक्ट है। मैंने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट भी तो एक ही डायरेक्शन थी, सेम फोर्स लगा रहे हैं। अगर आप सेम फोर्स लगाए, डिस्प्लेसमेंट भी आपका एक जैसा है, और आप एंगल में तब्दील करेंगे ना, तब भी वर्क में फर्क पड़ता है। तो इसको समराइज करें अगर हम बात को, तो ये है जी मामला कि अगर आपको मिसाल के तौर पे इस बॉक्स को इस डायरेक्शन में मूव करना है टुवर्ड्स द राइट साइड, इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की सेम डायरेक्शन जब होती है तो उस वक्त एंगल जीरो होगा, उस वक्त का जो वर्क होगा वो पॉजिटिव होगा, मैक्सिमम होगा। लेकिन अगर आप परपेंडिकुलर फोर्स लगाते तो फिर आपका जो एंगल है वो 90 का हो जाएगा और वर्क नहीं होगा। और अगर आप उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगाएं तो एंगल 180 का हो जाएगा और वर्क होगा, लेकिन नेगेटिव वर्क कहलाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो सिर्फ एंगल चेंज करने से भी फर्क पड़ रहा है। तो वर्क जो है वो तीन चीजों पर डिपेंड हो गया, फोर्स, डिस्टेंस और एंगल। ज्यादा फोर्स लगाओगे ज्यादा वर्क होगा, ज्यादा डिस्प्लेसमेंट तय करोगे ज्यादा वर्क होगा, और एंगल जितना कम से कम रखोगे उतना वर्क पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो यूं आप यूं कह सकते हैं इसको कि ये जितना आप एंगल बढ़ाते जाओगे वर्क जो है वो डिक्रीज होगा। तो ये था जी वर्क। वर्क के हवाले से हमें बस इतनी सी बात करनी थी। वर्क क्या होता है जी, थोड़ा सा इसको रिवाइज कर ले।
वर्क क्या है कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करें और वो कुछ फासला तय करे तो आप कहोगे कि उस ऑब्जेक्ट पे वर्क हुआ है। वर्क जो है, अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाई है, फासला तय नहीं हुआ, या इन दोनों में से कोई भी एक चीज एब्सेंट है, तो वर्क नहीं हो सकता, वर्क जीरो हो जाता है। वर्क स्केलर क्वांटिटी होती है। वर्क का फॉर्मूला एफ डी कॉस थीटा, इसमें से एफ फोर्स है, डी डिस्प्लेसमेंट है, और थीटा इन दोनों के दरमियान एंगल है। वर्क का यूनिट जूल होता है। और आपने देखा, हमने पूरी कैलकुलेट भी करके देखा, वर्क मुख्तलिफ सिचुएशन में निकाल के देखे। अगर एंगल नहीं होता तो क्या मामला है, एंगल 90 होता है तो क्या मामला है, एंगल 180 होता है तो क्या मामला है। तो मुख्तलिफ सिचुएशन में हमने वर्क निकाला। आगे बढ़ते हैं जी, वर्क हो गया। अब हम आते हैं पावर की तरफ। अब दूसरा टर्म हम यूज कर रहे हैं पावर। पावर क्या होता है जी? पावर की तो सिंपल सी डेफिनेशन होती है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। काम के एतबार से, काम के एतबार से कोई वर्क कितना कर रही है ऑब्जेक्ट। मिसाल के अभी हम एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना काम कर रहा है वक्त के एतबार से, टाइम के रेफरेंस अगर आप ये बताएं कि ऑब्जेक्ट कितना काम कर रहा है, इसको आप पावर कहते हैं। मिसाल के तौर पे अब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है। एक मिनट मेरे को ना, हाँ मैं आपको पावर बता रहा था। तो पावर क्या होती है? रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। कोई भी चीज, कोई भी मशीन, कोई भी ऑब्जेक्ट वक्त के एतबार से कितना काम कर रहा है, इसको आप पावर कहते हैं। मिसाल के तौर पे दो चीज हमारे पास मौजूद है, एक गाड़ी और एक साइकिल। दोनों एक ही जैसा काम करती हैं, दोनों आपको एक जगह से लेके दूसरी जगह पहुंचा देती हैं, दोनों काम करती हैं। बस फर्क क्या है? गाड़ी जो है वो आपका काम जो है वो जल्दी कर देती है, कम टाइम के अंदर आपको जल्दी पहुंचा देगी। यानी कि जो वर्क किया गाड़ी ने वो क्विकर हो गया, जल्दी कर देती है। दूसरी तरफ साइकिल भी वही काम करेगी, साइकिल भी आपको उठा के एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाएगी, सेम वर्क करेगी, लेकिन टाइम ज्यादा लगाएगी, ज्यादा टाइम लगाएगी। तो हम क्या कहेंगे कि गाड़ी जो है वो टाइम के एतबार से जल्दी काम कर रहा है, जबकि साइकिल जो है वो वक्त के एतबार से देर से काम कर रहा है। तो सीधी सी जबान में हम कहेंगे कि पावर जो है गाड़ी की ज्यादा है, क्योंकि गाड़ी वक्त के एतबार से क्विक कर काम करके दे रहा है, जल्दी काम करके दे रहा है, जबकि साइकिल जो है वो वक्त के एतबार से देर लगा रहा है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? कार परफॉर्म द सेम वर्क मच क्विकर देन द बाईसाइकिल, सो कार हैज मोर पावर देन बाईसाइकिल। इस पावर की टर्म से हमें पता चलता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट स्लोअर है काम के एतबार से, कौन सा ऑब्जेक्ट तेज है। एक और एग्जांपल लें, आपको ग्राउंड फ्लोर से चौथे फ्लोर पे जाना है। दो चीज आपके पास मौजूद है, स्टेयर्स यानी सीढ़ियां, और एलिवेटर यानी कि लिफ्ट। दोनों का काम एक ही है, दोनों आपको क्या करेंगे जी? ग्राउंड फ्लोर से चौथे फ्लोर पे पहुंचा देंगे। फर्क कहां पर है? जल्दी, वक्त का। अगर आप सीढ़ियों का इंतखाब करते हैं, सीढ़ियों के जरिए जाते हो, तो आप जो है सेम वर्क करोगे लेकिन टाइम ज्यादा लग जाएगा। और अगर आप एलिवेटर को यूज करते हो तो आपको एलिवेटर सेम वर्क करके देगा लेकिन जल्दी, कम टाइम में। अब चूंकि एलिवेटर आपको काम करके दे रहा है जल्दी, कम वक्त के अंदर, तो हम कहेंगे कि एलिवेटर की पावर ज्यादा है। जबकि स्टेयर्स जो होती है वो वही वर्क हमें करके दे रही है लेकिन थोड़ा सा टाइम लगा के, तो हम कहेंगे कि जी एलिवेटर की, सॉरी, स्टेयर्स की पावर जो है वो कम है। तो ये पावर होती है दो ऑब्जेक्ट के दरमियान। पावर आपको बता रहा होता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट आपको जल्दी काम करके दे रहा है, कौन सा ऑब्जेक्ट आपको देर से काम करके दे रहा है। इट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। वक्त के एतबार वक्त के एतबार से, वक्त के लिहाज से कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो कितना काम करके दे रहा है, दैट इज कॉल्ड पावर। पावर का फॉर्मूला होता है ये आपके सामने लिखा हुआ, P इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई टी। यहाँ P से मुराद पावर हो गई, W से मुराद वर्क, और T से मुराद टाइम। बड़ा ही सिंपल है, जितना वर्क हुआ है उसको आप टाइम से डिवाइड करें, पावर कैलकुलेट हो जाएगी। मिसाल के तौर पे गाड़ी और साइकिल की बात करें तो सपोज करें जी दोनों 2000 जूल वर्क करके दे रहा है आपको। साइकिल पे भी आप बैठते हो, एक खास फोर्स लगती है जी, और आपको एक खास डिस्टेंस तय हो जाता है, तो टोटल वर्क बन रहा है जी 2000। साइकिल का वर्क भी सपोज कर लो इतना, यानी दोनों सेम वर्क कर रहे हैं। बस फर्क कहां पर आएगा? टाइम पर। गाड़ी आपको यही वर्क 10 सेकंड में करके दे रही है, साइकिल जो है वो 50 सेकंड लगा रही है। गाड़ी आपको जल्दी पहुंचा रही है और साइकिल जो है वो आपको देर से पहुंचा रही है। तब दोनों की पावर चेक कर लें। गाड़ी की पावर क्या हो जाएगी? वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क की जगह आपने डाल दिया 2000, क्योंकि वर्क 2000 है, डिवाइडेड बाय टाइम होता है, तो टाइम आपने गाड़ी का कितना है? 10।
लिहाजा 2000 को 10 से डिवाइड किया, गाड़ी की पावर आ रही है 200 वॉट। साइकिल की पावर चेक करते हैं जी, वर्क अपॉन टाइम। तो साइकिल ने भी वर्क आपको कितना करके दिया, 2000 जूल, लेकिन साइकिल का टाइम है 50 सेकेंड, तो आपने 50 नीचे रख लिया। दोनों को डिवाइड किया तो पावर आ रही है साइकिल की कितनी, 40। तो देख लें, गाड़ी की पावर है 200 वॉट, यानी गाड़ी आपको 200 जूल का काम करके देती है एक एक सेकंड में, जबकि साइकिल की पावर कम आ रही है। साइकिल की पावर 40 आ रही है। कंपेयर कर लो दोनों को, गाड़ी की पावर ज्यादा, साइकिल की पावर कम। इसका मतलब है गाड़ी आपको जो काम करके देगी वो जल्दी करके देगी, साइकिल आपको देर से करके देगी। पावर के नेचर की बात करें तो ये भी वर्क की तरह स्केलर क्वांटिटी होती है, और पावर के यूनिट की बात करें तो वर्क अपॉन टाइम इसका फॉर्मूला है, इसी से यूनिट ड्राइव किया जाता है। तो दोनों के यूनिट डाल दें, वर्क का यूनिट होता है जूल और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। तो पावर का यूनिट बन रहा है जूल पर सेकेंड, जिसको हम वॉट कहते हैं। पावर का यूनिट होता है स्टैंडर्ड यूनिट वॉट, जिसका मतलब होता है जूल पर सेकेंड। लेकिन आज कल हमारे पास कुछ ऐसी मशीन्स हमने बनाई हुई है कि जिनकी पावर इंतहाई ज़्यादा होती है कि अगर हम उनको वॉट में मेंशन करें तो बहुत ज़्यादा नंबर आ रहे होते हैं। तो फिर हमने एक और बड़ा यूनिट कॉमन है, जो बहुत कॉमन बड़ा यूनिट इस्तेमाल किया जाता है, वो है हॉर्स पावर। तो पावर का एक ये वाला यूनिट भी है हॉर्स पावर, जो कि एक बड़ा यूनिट होता है और कॉमनली यूज किया जाता है। इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप देखें तो एक हॉर्स पावर के अंदर 746 वॉट्स मौजूद होते हैं। तो इस रिलेशनशिप की मदद से हम कन्वर्जन भी कर सकते हैं कि एक हॉर्स पावर में 746 वॉट है। अगर आपको ज़्यादा हॉर्स पावर है तो 746 से मल्टीप्लाई करने आपको वॉट्स पता चल जाएंगे। ठीक है, ये पावर हो गई। अब पावर का एक और फॉर्मूला हमें ड्राइव करना होगा। एक फॉर्मूला तो ये हो गया जी, वर्क अपॉन टाइम, ये वाला। एक और फॉर्मूला हम ड्राइव करेंगे फोर्स की टर्म्स के अंदर। तो हमने क्या किया जी, पावर का फॉर्मूला लिया। पावर का फॉर्मूला डब्ल्यू अपॉन टी, और ये जो डब्ल्यू है ये है वर्क। वर्क हम जानते हैं जी एफ डी कॉस थीटा होता है। सपोज कर लो जी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में, तो एंगल नहीं होता, एंगल जीरो, और कॉस जीरो जो है वो 1 होता है, तो हमने कॉस हटा दिया। तो वर्क का फॉर्मूला रिड्यूस हो गया, क्या हो गया जी, एफ डी। ठीक है, अभी हमने कॉस थीटा हटाया हुआ, इग्नोर किया हुआ। तो वर्क का फॉर्मूला हो गया एफ डी। वर्क की जगह हमने ये फॉर्मूला डाल दिया, तो ये आ गया जी, वर्क की जगह हमने उसका फॉर्मूला रिप्लेस कर दिया, एफ डी अपॉन टी। अब ये डिस्टेंस अपॉन टाइम जो होता है, इसको आप वेलोसिटी कहते हो। डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करें तो ये क्या बनता है, वेलोसिटी। तो ये रहा आपके पास डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसको आप रिप्लेस करके इसकी जगह वेलोसिटी लिख दें, या आपने वेलोसिटी लिख दिया। ये पावर का एक फॉर्मूला। अब इसमें आप एंगल भी डाल दो, कोई कॉस थीटा, हमने और कॉस थीटा तो इग्नोर किया हुआ था। अगर आप एंगल डाल दो तो ये पावर का दूसरा फॉर्मूला क्या बन गया, एफ वी कॉस थीटा। यानी फोर्स को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करें और कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करें, तो ये एक और पावर का फॉर्मूला है।